सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड। 2014 के अनुसार जो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स और वेजिटेबल में पूरे वर्ल्ड में चाइना के बाद। इंडिया इज़ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स, और भारत जो है ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों प्रकार के फ्रूट्स का जो है वो प्रोड्यूसर है। दोनों प्रकार के फ्रूट का उत्पादन किया जाता है यहाँ पर। मैंगो जो है वो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में इनका जो है उत्पादन किया जाता है। देन ऑरेंज नागपुर और चेरापूंजी महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में। लीची गवावा जो है उत्तर प्रदेश, बिहार में। पाइनएप्पल मेघालय, और ग्रेप्स जो है वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में और महाराष्ट्र में। एप्पल, पियर्स, सेब, नाशपाती, एप्रिकॉट और वॉलनट, अखरोट, इनका जो है उत्पादन कहाँ जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में किया जाता है, जिनकी कि पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिमांड है। इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 13% ऑफ द वर्ल्ड वेजिटेबल, और भारत में लगभग पूरे % सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर कौन कौन सी सब्जियों का उत्पादन किया जाता है, जैसे मटर, फूल गोभी, प्याज, कैबेज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन, आलू, इनका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन फूड क्रॉप्स। नॉन फूड्स मतलब अखाद्य फसलें, जिनका कि जो है खाने के काम नहीं आती हैं और उनका फिर भी उत्पादन किया जाता है। इसमें सबसे फर्स्ट नंबर जो है इट इज़ अ इक्वेटल क्रॉप्स। ये क्या है, एक इक्वेटल क्रॉप्स है, यानी भूमध्य रेखा के क्षेत्र की फसल है। बट अंडर स्पेशल कंडीशन इट इज़ ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में सब ट्रॉपिकल दोनों तरह के एरियाज में इसको उगाया जा सकता है। इट रिक्वायर मोस्ट एंड ह्यूमिड, अधिक तापमान और वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। और इसके साथ रेनफॉल कितनी चाहिए, मोर देन 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश की आवश्यकता होती है, और टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री से ज़्यादा ही चाहिए होता है। रबड़ इज़ इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, और जो रबड़ है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। और इसको ज़्यादातर कहाँ पर उगाया जाता है, केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में, गारो हिल्स ऑफ मेघालय और मेघालय की गारो हिल्स में। इन 2010 एंड 11 इंडिया रैंक 4th अमंग द वर्ल्ड नेचुरल रबर प्रोडक्शन। 2010 और 11 के अकॉर्डिंग भारत जो रैंक है वो कितनी है, 4th नंबर पर आती है रबड़ के प्रोडक्शन में। ठीक, इसमें देख सकते हैं बेटा कि इंडिया में ये जो रबड़ है इसका कंजप्शन कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों में सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा जो है ऑटो टायर्स में और ट्यूब्स बनाने के लिए किया जाता है। साइकिल के टायर और ट्यूब्स बनाने में 9.2% किया जाता है। कैमल बैक में 4.6%, फुटवेयर बनाने में 6.6% और बेल्ट बनाने में 4.6%, लेटेक्स फॉर्म्स में 4%। ठीक है, डिप्ड गुड में 4.1% और अदर चीज़ों में जो है 4.7। तो ये अलग अलग चीज़ों में इसका जो है इतने % में यूज़ किया जाता है। फाइबर क्रॉप्स, ठीक है, फाइबर क्रॉप्स मतलब रेशेदार फसलें। कॉटन, जूट, हेम्स एंड नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इंडिया। कॉटन, जूट, सन और जो प्राकृतिक रेशम है, भारत में 4 मुख्य रूप से उगाई जाने वाली रेशेदार फसल हैं। द फर्स्ट 3 आर ड्राइव फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉइल, और पहली जो 3 हैं वो मिट्टी में उगाने वाली फसलें, यानी इनको मिट्टी में उगाई जाती है। लेकिन जो कि कौन सी है, रेशम, उसमें क्या है, रेशम के कीड़े को कोकून से प्राप्त, रेशम जो है रेशम के कीड़े के होता है। ठीक है, यानी इसमें जो है सिल्क वॉर्म का प्रोडक्शन किया जाता है। रेयरिंग ऑफ द सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज़ नॉन एज। जो हम सिल्क वॉर्म्स को रेयर करते हैं, उनको जो पालते हैं किसके लिए, सिल्क के प्रोडक्शन के लिए, तो वो क्या कहलाता है, सीरीकल्चर कहलाता है। ठीक है, यानी इसमें क्या है, सिल्क वॉर्म प्राप्त करने के लिए जो है हमें रेशम के कीड़े को सिल्क को प्राप्त करने के लिए, सिल्क फाइबर प्राप्त करने के लिए हमें रेशम के कीड़े का पालना पड़ता है। नेक्स्ट आती है कॉटन। इंडिया इज़ बिलीव टू
द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट, और ये विश्वास है कि भारत जो है कपास के पौधे का मूल स्थान माना गया है, यानी यहाँ पर जो है सबसे पहले कपास की खेती की जाती थी। कॉटन इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन इंडस्ट्री, और जो कॉटन है वो मुख्य रूप से कॉटन इंडस्ट्री के लिए कच्चे माल के रूप में जो है इसका यूज़ किया जाता है। इन 2014 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। 2014 में के बाद जो है 2014 के अकॉर्डिंग चाइना के बाद इंडिया जो है सेकंड नंबर पर आता है जो है कॉटन के उत्पादन में, ठीक है, यानी फर्स्ट नंबर पर आपका चाइना है, ठीक। नेक्स्ट, कॉटन ग्रोज वेल इन द ड्रायर पार्ट ऑफ द ब्लैक सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। और कॉटन कहाँ पर उगाया जाता है? ये कॉटन जो है ब्लैक सॉइल में बहुत अच्छे से उगाया जाता है, और हमारी ब्लैक सॉइल कहाँ पर? डेक्कन प्लेट्यू में हमें मिलती है, ठीक है। तो डेक्कन प्लेट्यू में इसका जो है उत्पादन किया जाता है। इट रिक्वायर हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और इरिगेशन। इसके लिए क्या है? बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए और बहुत हल्की सी रेनफॉल चाहिए, ठीक है, हल्की वर्षा या सिंचाई की ज़रूरत होती है। 210 पाला रहित दिन, ठीक है, यानी पाले नहीं होने चाहिए, और बहुत ही सनशाइन जो है अच्छे से सनशाइन खिली हुई धूप होनी चाहिए, ठीक है, तो ये अच्छे से ग्रो करता है। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप्स, और ये खरीफ की क्रॉप्स है, और लगभग इसके लिए कितने महीनों की ज़रूरत होती है? यानी इसको पक्का तैयार होने के लिए 6 से लेकर 8 महीने लग जाते हैं। कहाँ कहाँ पर जो है ये कॉटन की फसल उगाई जाती है? ये महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है जूट। जूट जो है ये एक इम्पोर्टेंट फाइबर क्रॉप है, और इसको गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। जूट ग्रोज वेल इन वेल ड्रेन फर्टाइल soil in the flood plain where soil are renewed every year। और जूट जो है जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, यानी जहाँ बाढ़ आ जाती है, जहाँ पर नई नई मिट्टी आती रहती है, वहाँ पर जूट की फसल जो है बहुत अच्छे से उगाई जा सकती है, ठीक है, यानी नई, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो वो क्या है, अपने साथ नई मिट्टी लेकर आती है, तो नई मिट्टी जो होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, और वहाँ पर ये जूट जो है बहुत अच्छे से उगाई जा सकती है। इसके लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ, यानी जब ये उगाई जाती है तो इसके बढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा टेम्परेचर चाहिए होता है, ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय आर द मेजर जूट प्रोडक्शन स्टेट्स। जो वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा हैं, ये क्या है? मेजर प्रोडक्शन स्टेट्स हैं जहाँ पर जूट की उत्पादन किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग गिनी बैग्स, मैट, रोप, यार्न, कारपेट एंड अदर आर्टिफैक्ट। और ये क्या किसके यूज़ इनसे क्या क्या बनाया जाता है? बोरिया, चटाई, रस्सी, धागे, गलीचे और बहुत सारे जो दूसरी चीज़ें हैं, आर्टिफैक्ट चीज़ें हैं, दस्तकारी चीज़ें हैं, वो बनाई जाती हैं। ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट इट इज़ लूजिंग मार्केट ऑफ सिंथेटिक फाइबर एंड पैकिंग मटेरियल पर्टिकुलरली नायलॉन। लेकिन क्या है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा लागत की ज़रूरत होती है, और बहुत ज़्यादा नायलॉन यानी जो कृत्रिम रेशे हैं उनकी ज़रूरत होती है, सिंथेटिक फाइबर्स की ज़रूरत होती है, पैकिंग मटेरियल की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो क्या है, इसकी जो है बाज़ार में इसकी मांग कम हो रही है। Next, technological and institutional reform. It was mentioned in the previous page that the agriculture has been practiced in India for thousands of years। जैसे कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि भारत में हज़ारों साल से पहले ही जो है हज़ारों सालों से एग्रीकल्चर का प्रयोग किया जा रहा है, कृषि की जा रही है, ठीक है। ये मोर देन 60% लोगों का जो है लाइवलीहुड। बट क्या है इसमें, क्या, क्योंकि जब से लगातार भूमि का उपयोग कृषि के लिए किया जा रहा है, लेकिन उसमें कुछ भी सुधार नहीं किए जा रहे हैं, ठीक है। टेक्निकल और कोई भी टेको इंस्टीट्यूशनल जो है वो सुधार नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण क्या है, जो कृषि है उसका विकास रुक गया है, और यानी उसमें आगे कोई विकास नहीं किया जा रहा है, और उसकी जो गति है वो भी कम हो गई है। इन स्पाइट ऑफ डेवलपमेंट और सोर्सेज ऑफ इरिगेशन मोस्ट ऑफ द फार्मर
लार्ज पार्ट ऑफ कंट्री स्टिल डिपेंड अपॉन मानसून एंड नेचुरल फर्टिलिटी। लेकिन इसके बावजूद भी, क्योंकि इरिगेशन सिंचाई की सुविधाओं का विकास होने के बावजूद भी बहुत सारे किसान जो हैं वो आज भी मानसून पर ही निर्भर है इरिगेशन के लिए, और अपनी मिट्टी के लिए, मिट्टी की उर्वरकता के लिए वो नेचुरल फर्टिलिटी पर ही निर्भर है। ठीक है, इन ऑर्डर टू कैरी देयर एग्रीकल्चर, और वो इसी के पर निर्भर रहकर अपनी खेती करते हैं। फॉर अ ग्रोइंग पॉपुलेशन दिस पॉज सीरियस चैलेंज, लेकिन क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड लाइवलीहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन नीड सम सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। जो एग्रीकल्चर है वो क्या है, वो लगभग 60% लोगों को जो है लाइवलीहुड प्रोवाइड कराती है, और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा तकनीकी और संस्थागत सुधार को लाने की ज़रूरत है, यानी एग्रीकल्चर में बहुत सारे सुधार लाने की ज़रूरत है। थस कलेक्टिवेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग कॉर्पोरेशन एंड एबॉलिशिंग द जमींदारी एक्सेट्रा। ठीक है, और इसके लिए स्वतंत्रता के बाद देश में जो संस्थागत सुधार करने के लिए क्या क्या जो कलेक्टिवेशन कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, यानी जो जोतें थी चकबंदी की कर दी गई, जोतों की चकबंदी की दी गई। यानी क्या होता है इसमें कि जब किसान की ज़मीन इधर उधर रहती है, थोड़ी ज़मीन यहाँ है थोड़ी वहाँ है, तो उसको क्या कर दिया जाता है, इकट्ठा कर दिया गया और एक जगह उसको प्रोवाइड करवा दी गई। जो सहकारिता थी, कॉपरेशन और जो ज़मींदारी था, उसको सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, और वर गिवन प्रायोरिटी ब्रिंग अबाउट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इन द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। और ये सारे क्या है, इंडिपेंडेंस के बाद जो है ये सारी चीज़ें किसानों में को प्रोवाइड करवाई गई ताकि जो है भूमि में सुधार हो सके। उसके बाद जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान की शुरुआत हुई तो उसमें मेन फोकस किसके ऊपर रखा गया, लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर ही मेन फोकस रखा गया। द राइट ऑफ इनहेरिटेंस हैड ऑलरेडी लीड टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, नेसेसिएशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। जो पुश्तैनी भूमि पर अधिकार था, यानी पुश्तैनी भूमि पर जो अधिकार वाला इनहेरिटेंस जो सिस्टम था, उसके कारण जो क्या है ज़मीन जो है टुकड़ों में बढ़ती जा रही थी। इस वजह से क्या है चकबंदी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। The law of land reform were enacted, but the law of implement was lacking for lukewarms। जो भूमि सुधार के कानून तो बनाए गए, लेकिन क्या है उनको लागू करने में बहुत ज़्यादा ढील रखी गई। The government of India embarked upon introducing agriculture reform to improve Indian agriculture in the 1960 and 70। जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने 1960 और 70s के दशक में बहुत सारे कृषि सुधारों की शुरुआत की गई। The Green Revolution based on use of package technology and White Revolution were some of strategy initiated to improve the lot of Indian agriculture। जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी वो किसके ऊपर, पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित थी, और जो श्वेत क्रांति थी वो पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित थी, यानी ऑपरेशन फ्लड जो था। यानी ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन जो हमारे उत्पादन में जो वृद्धि हुई उसको ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। ऑपरेशन फ्लड यानी जो दूध के उत्पादन में वृद्धि हुई उसको ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। ये आपके 16 और 70s के दशक में हुई थी। ठीक है, तो ऑपरेशन फ्लड और जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इसमें जैसे कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियाँ बनाई गई। ठीक है, बट लेकिन ये क्या हुआ, ये कुछ ही एरियाज तक जो है सीमित रह गई, कुछ ही एरियाज तक इनका बेनिफिट पहुंचा। बट there in the 1980s and 1990s comprehensive land development program was initiated which include both institution and technical reforms। उसके बाद 1980s और 1990 के दशक में बहुत सारे भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किए गए जो कि तकनीकी सुधारों पर आधारित थे। ठीक है, provision for crop insurance against drought, flood, cyclone, fiber, disease, establishment of Gramin Bank, cooperative societies and bank for providing loan facility to farmer at lower rate of interest were some important step for this direction। इसके लिए क्या किया गया, बहुत सारे सुधार, जैसे कि इसमें कुछ मेन कदम उठाए गए। सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग या बीमारी के कारण अगर जो फसल है वो ख़राब हो जाती है तो उसके लिए फसल बीमा की सुविधा की गई। किसानों को बहुत कम रेट पर ऋण सुविधाएं प्रदान की गई के लिए, और उसके लिए कौन कौन से बैंक, ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक और सहकारी समितियां और बैंकों की स्थापना की गई।
Kisan credit card, personal accident insurance scheme are some other scheme introduced by the government of India for benefit of the farmer. किसानों को लाभ देने के लिए सरकार ने क्या किया, किसान क्रेडिट कार्ड और उनकी व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की गई. Moreover, special weather bulletin and agriculture program for farmer were introduced on the radio and television. और बहुत सारे जो है मौसम की जानकारी के लिए बुलेटिन, कृषि कार्यक्रम जो है प्रसारित दूरदर्शन पर और आकाशवाणी पर प्रसारित किए गए. ठीक है. द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस मिनिमम सपोर्ट प्राइस, remunerative and procurement price for important crop to check the exploitation of farmer and spiritual middleman. और इसके लिए किसानों ने जो गवर्नमेंट ने क्या किया, किसानों को बिचौलिए और दलालों के जो एक्सप्लॉइटेशन से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ बहुत महत्वपूर्ण फसल के लाभदायक खरीद मूल्य की सरकार ने घोषणा कर दी. यानी गवर्नमेंट ने बहुत सारी फसल के लिए एक रेट तय कर दिया कि इससे ऊपर आपको नहीं देना है. ओके स्टूडेंट्स. भूदान ग्रामदान. महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड विनोबा भावे एज हिज स्पिरिचुअल हेयर. महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया. ही ऑल्सो प्रैक्टिस्ड इन द सत्याग्रह एज वन ऑफ द फोरमोस्ट सत्याग्रहीज. और उन्होंने क्या है सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रह के रूप में भाग लिया था. ही वॉज द वन ऑफ वेटरियर्स ऑफ द गांधी जी कंसेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज्य. और वो उनकी गांधी जी के ग्राम स्वराज्य अवधारणा में बहुत गहरी आस्था थी. गांधी जी के शहादत के बाद क्या है विनोबा भावे ने उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए पूरे देश में पद यात्रा की थी, यानी पैदल यात्रा की थी. वंस व्हेन ही वाज डिलीवरिंग द लेक्चर एट द Pachamapalli in Andhra Pradesh, some poor landless villagers demanded some land for their economic well-being. और जब एक बार वे आंध्र प्रदेश के गांव पोचमपल्ली में जब वो किसानों के साथ बोल रहे थे तो कुछ भूमिहीन किसानों ने जो गांव के किसान थे उन्होंने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि की मांग रखी. The Vinoba Bhave could not promise it to them immediately but assured them it to talk to government of India regarding provision of land for them if they undertook cooperative farming. अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस समय तो कोई उनसे वादा नहीं किया, लेकिन बाद में उन्होंने उनको आश्वासन दे दिया कि यदि वे सहकारी खेती करेंगे तो वो भारत सरकार से बात करेंगे और उनके लिए कुछ ज़मीन जो है उन्हें प्रोवाइड करवाएंगे. Suddenly Shri Ramchandra Reddy stood up and offered 80 acres of land to the distribute among 80 landless villagers. अचानक ही रामचंद्र रेड्डी खड़े हुए और उन्होंने 80 जो भूमिहीन किसान थे उनको 80 एकड़ ज़मीन जो है वो देने की उनके सामने पेशकश रखी, उनके सामने बोला. दिस एक्ट वाज नॉन एज भूदान. और इस तरह का जो ये एक्ट है ये किस नाम से जाना जाता है, भूदान के नाम से, यानी ज़मीन को दान करना. लेटर ही ट्रेवल्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड दिस आइडिया वाइडली ओवर द इंडिया. और उसके बाद जब वो उन्होंने यात्राएं की तो वहाँ यह विचार पूरे भारत में फैलाया. सम जमींदार ओनर टू मैनी विलेजेस ऑफर्स टू डिस्ट्रीब्यूट सम विलेजर अमॉन्ग द लैंडलेस. कुछ जो जमींदार थे उन्होंने एक गांव के मालिक, जो बहुत सारे गांव के मालिक थे, तो उन्होंने क्या किया, भूमिहीन किसानों को, भूमिहीन लोगों को पूरा गांव देने की पेशकश रख दी. और इसे क्या कहा गया, ग्राम दान. यानी गांव को दान में देना ग्राम दान कहलाता है. और जब ज़मीन को गांव दान में दिया जाता है तो वो लैंड जो आपका भूदान कहलाता है. हाउएवर मेनली लैंड ओनर्स चूज प्रोवाइड सम पार्ट ऑफ देयर लैंड टू द पुअर फार्मर ड्यू टू फियर ऑफ लैंड सेलिंग एक्ट. और परंतु कुछ जमींदारों ने भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा दान में कर दे दिया था. दिस भूदान ग्रामदान मूवमेंट इनिशिएटेड बाय द विनोबा भावे इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लडलेस रेवोल्यूशन. और ये जो विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया भूदान ग्रामदान आंदोलन था, इसको क्या कहते हैं, रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है.